की तारीख तक भी कोई योजना नहीं है। घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों पर यह दबाव बनाया जा रहा है, लोगों के घरों पर लाल चिप्पे चिपकाई जा रही है कि तुम्हारा घर रहने लायक नहीं बचा। लेकिन जिसका घर रहने लायक नहीं बचा वो कहां जाए, इसका कोई जवाब नहीं है। हिमांशु खुराना को इस जिले का जिलाधिकारी नहीं रहना चाहिए कि जिन अफसरों के बस का नहीं हो यह रिपोर्ट बनाना, जिनसे आकलन नहीं हो पा रहा हो, वो अपने घर चले जाएं। तो जो अफसरों पर नियंत्रण न कर सकते हो उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने रहें। जोशीमठ आपदा के हालात में एक तरफ मुख्यमंत्री का बयान आता है कि हालात सामान्य हैं, 70% जोशीमठ जो है वो स्मूथली रन कर रहा है। मुख्यमंत्री के इस बयान पे पहले तो हंसी आनी चाहिए। हंसी उन लोगों को अपनी किस्मत पे आनी चाहिए जो अपना घर बार छोड़ करके खाना बदोश ज़िंदगी इस जोशीमठ में बिताने को मजबूर हैं। इसके बाद वो प्रशासनिक अधिकारी जो इस तमाम डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जुटे हुए हैं, उनका इतना काहिलाना नाकारापन इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में हमें देखने को मिला है, जिसे शब्दों में बयान करना भी कम पड़ेगा। इन तमाम परिदृश्यों को लेकर के आज जब आंदोलन के दौरान जोशीमठ जन संघर्ष समिति जो तहसील में आंदोलन कर रही है, उस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता और भाकपा माले के गढ़वाल सचिव इंद्रेश मैखुरी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री और आपदा सचिव सहित चमोली के डीएम को जो मैसेज कन्वे किया है, ये मैसेज आज सबको देखना चाहिए। इसी मैसेज को कन्वे करने के लिए आज ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है और इसे गौर से देखिएगा, हर शब्द को सुनिएगा, समझिएगा कि आखिर आपदा की परिस्थिति में इस वक्त हालात कितने विकट हैं और सरकार, प्रशासनिक अमला और मुख्यमंत्री कितने आसानी से पल्ला झाड़ने वाली स्थिति में अब पहुंच चुके हैं। वीडियो देखिए। लेकिन अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये कहा ही जाएगा यहाँ से, तब उनके लिए फूल मालाएं हम नहीं बरसाएंगे। और इतने दिनों के बाद भी, जैसा मैंने कल भी कहा कि वो 14 महीने भी पीछे छोड़ दीजिए, जिन 14 महीनों में लगातार ये बात सरकार से, प्रशासन से कही जाती रही कि जोशीमठ का सवाल बहुत गंभीर सवाल हो गया है, इस पर चिंता करें, इस पर सोचें, वो 14 महीने उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन आज 20-21 दिनों के बाद भी, आज की तारीख तक भी कोई योजना नहीं है। घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों पर यह दबाव बनाया जा रहा है, लोगों के घरों पर लाल चिप्पे चिपकाई जा रही है कि तुम्हारा घर रहने लायक नहीं बचा। लेकिन जिसका घर रहने लायक नहीं बचा वो कहां जाए, इसका कोई जवाब नहीं है। और जो मैं कह रहा हूं, मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि यहाँ अफसरों की नाकारा, निकम्मे अफसरों की फौज बैठी हुई है। यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनसे लेकर के और बाकी जो नीचे तक के अफसर हैं, उनको कुछ नहीं आता है। और ये आज इतने दिन तक सिर्फ हम ही कह रहे थे। आज आप अखबार उठा करके देखें तो आज के अखबार में खबर छपी है कि आर्थिक पैकेज अभी तय नहीं हो पाया। क्यों नहीं तय हो पाया? क्योंकि अफसरों ने आकलन का रिपोर्ट नहीं भेजा, इसलिए नहीं तय हो पाया। अखबार में खबर है कि 13 जनवरी को राज्य के मंत्रिमंडल ने बैठक करके यहाँ बैठे हुए अफसरों से कहा कि 7 दिन के भीतर रिपोर्ट बना करके भेजो। और 7 दिन के भीतर कोई रिपोर्ट बना करके नहीं भेजी, इसलिए यह तय नहीं हो पा रहा है कि मुआवजा कैसे मिलेगा, इसलिए यह तय नहीं हो पा रहा कि पुनर्वास कैसे होगा, इसलिए तय नहीं हो पा रहा कि पुनर्निर्माण कैसे होगा। तो हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, जिनको इन अफसरों के बारे में कहने से बड़ी पीड़ा हो रही है, जो आकर के हमसे कह रहे हैं, उससे परसों भी कहा गया कि भाई सारे अफसर तो काम कर रहे हैं, आप जो ये नाम ले लेकर के बोल रहे हो, मैं तो बोल रहा हूं नाम लेकर के कि जिलाधिकारी नाकारा हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। और ये आज का अखबार इस बात का सबूत है कि राज्य के मंत्रिमंडल ने कहा 13 जनवरी को 1 हफ्ते में रिपोर्ट बना करके भेजो, और आज की तारीख तक रिपोर्ट बना करके नहीं भेजी गई है। रोज गाड़ी में घूम रहे हो इस शहर में, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिन अफसरों के बस का नहीं हो ये रिपोर्ट बनाना, जिनसे आकलन नहीं हो पा रहा हो,
वो अपने घर चले जाएं, उनको वापस चले जाना चाहिए। हमारी छाती पर मूंग डालने के लिए मत बैठे रहो, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और ये मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, हम तो बहुत समय से कह रहे हैं, मैं खुले तौर पर ये बात कहना चाहता हूँ, हम तो बहुत अरसे से कह रहे हैं, जब हेरंग में महिलाओं से घास छीनी गई उस घटना के बाद से हम ये कह रहे हैं कि हिमांशु खुराना को इस जिले का जिलाधिकारी नहीं रहना चाहिए। हम तो तब से कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी साहब, हमको बताया गया कि वो आपको बहुत प्रिय हैं, आपके कंठ के हार हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज के दिन पर जो अफसरों की फौज मंत्रिमंडल का, कैबिनेट का फैसला नहीं मान रही है, उस अफसरों की फौज को आपदा पीड़ितों के घावों पर नमक छिड़कने के लिए यहाँ क्यों रखा गया है? अगर तुम्हारा अफसरों पर नियंत्रण नहीं है, मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का काम क्या होता है? वो मुख्यमंत्री फाइल नहीं बनाता है, मंत्री फाइल नहीं बनाते हैं, उनको नहीं तैयार करना होता कागज। ये अफसरों की फौज इसीलिए रखी जाती है। मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का काम है कि इन अफसरों की फौज पर नियंत्रण रखे, ये कायदे से रहें, कायदे में चले, ये काम है मुख्यमंत्री का। और अगर वो अफसरों को नहीं चला पा रहा है, अगर पूरा मंत्रिमंडल के बैठक में लिए गए निर्णय की खुली अवहेलना अफसर कर रहे हैं, तो इस राज्य की सरकार का नकारापन है, इस राज्य की सरकार का निकम्मापन है कि मंत्रिमंडल के फैसले के बाद अफसर काम नहीं कर रहे हैं। तो जो अफसरों पर नियंत्रण न कर सकते हो, उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने रहें, उनको हक नहीं है कि वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे रहें। अफसर आपके कहने में नहीं है, अफसर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। लोग रोज ये पूछ रहे हैं, ये सवाल जगह जगह लोग हमसे भी पूछ रहे हैं कि भाई ये मकान तोड़ा तो जा रहा है, लेकिन इस मकान के बदले मिलेगा क्या? ये जो हमारा नुकसान कर दिया गया, जीवन भर की जमा पूंजी लगा करके लोग मकान बनाते हैं और वो मकान ध्वंस कर दिया गया है, वो मकान तोड़ दिया गया है, लेकिन ये पता नहीं है कि इसके बदले मिलना क्या है। और जिनको आपने बिठा रखा है उनको भी पता नहीं है, उनको ये अंदाज नहीं आ रहा है 20-21 दिनों के बाद भी कि इनका कैसे तय करना है, क्या मुआवजा होना है। तो ये ऐसे अफसरों की फौज बिठाई गई है, या ऐसे अफसरों की फौज बिठाई गई है। अभी सुबह हमने लिखा कि एक अफसर है, हम तो राज्य की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अभी मैं सिर्फ सवाल के ही अंदाज में ये बात कह रहा हूं। और हम अगर नहीं काम होगा तो हम ये कागज लाएंगे उन अफसरों के। हमने सुबह ये सवाल यहां से उठाया है कि इस राज्य की सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को बताना चाहिए कि इस राज्य में कितने IAS अफसर हैं जिन पर गंभीर अपराधों का मुकदमा चल रहा है। सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल, इस राज्य में कौन IAS अफसर है जिसके खिलाफ, जिस पर यह आरोप है, हम पुनर्वास के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, कौन IAS अफसर है जिस पर यह आरोप है कि उसने एक भूखंड 2 लोगों को आवंटित कर दिया? एक बार एक जरूरतमंद को एक जमीन का टुकड़ा आवंटित किया और फिर वही जमीन का टुकड़ा दूसरे जरूरतमंद को आवंटित कर दिया। कौन है वो IAS अफसर जिसके खिलाफ IPC की धारा 192 में मुकदमा चल रहा है अदालत में? बताना चाहिए राज्य की सरकार को, और ये बताना चाहिए कि ऐसे अफसर को पुनर्वास, पुनर्निर्माण का काम सौंपा गया है इस राज्य में। हमारे सामने यह तस्वीर स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा फर्जीवाड़ा करने का मुकदमा जिसके खिलाफ चल रहा हो, वो हमारे पुनर्वास का, पुनर्निर्माण का इंतजाम करेगा। पुष्कर सिंह धामी जी, साफ छवि वाले अफसर बचे नहीं है इस राज्य में। ऐसे ही फर्जी दस्तावेज क्रिएट करने वाले अफसर बचे हुए हैं। तो ये अभी हम सवाल पूछ रहे हैं, अभी तो ये सवाल है और इसका जवाब नहीं दिया जाएगा तो उस अफसर का नाम सार्वजनिक करेंगे, कागज लहराएंगे। कागज है हमारे पास, दस्तावेजी सबूत हैं। ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के अफसरों को लोगों के सर पर बिठा दिया गया है कि वो लोगों का पुनर्वास करेंगे, लोगों का पुनर्निर्माण का फैसला करेंगे, लोगों को राहत और मुआवजा देंगे। ऐसे अफसर ला करके बिठा दिए गए हैं लोगों के सर पर। ऐसे अफसरों की तानाशाही यहाँ नहीं चलेगी। अखबारों में बयान दे रहे हैं, कितना पैसा बांट दिया लोगों को, कह रहे हैं 3 करोड़ 27 लाख रुपया बांट दिया। कितने लोगों को?
217 परिवारों को बांट दिया साहब, 3 करोड़ 27 लाख रुपया। अपना एक बार हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो, जनता के पैसे पर, हमारे पैसे पर हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो, यहाँ से देहरादून से यहाँ आ रहे हो, कमर झुका करके इधर उधर घूम रहे हो, किसी की तरफ देख नहीं रहे, किसी से बात नहीं कर रहे हो, जनता का लाखों रुपया एक बार में उड़ा दे रहे हो और कह रहे हो कि 217 परिवारों को 3 करोड़ 27 लाख रुपया दे दिया, तो बहुत बड़ी रकम हो गई, बहुत बड़ा पैसा है ये। 217 परिवारों को एक अफसर हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में देहरादून से अकेला घूमने आ रहा है, इधर जा रहा है, कह रहा है मिट्टी डालो, दरारें बड़ी हो गई हैं तो दरारों में मिट्टी डालो। ये दरारों में मिट्टी डाल करके अपनी जेब में भरने का इंतजाम, लाखों रुपया एक बार में उड़ाना, और 3 करोड़ रुपया है बड़ी धनराशि। हम आज भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि पुनर्वास का क्या इंतजाम है राज्य की सरकार से। हम आज भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि लोगों के राहत का क्या इंतजाम है राज्य की सरकार से, उसकी प्रशासनिक मशीनरी से। हम लोग तो कई दिन से काम कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। अतुल भाई के साथ बैठ करके हमने तमाम देश दुनिया में क्या नीतियां हैं, किस तरह की पॉलिसीज हैं, वो खोजी, और आज सुबह लोग गए वहां जाकर के पूछा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, अतुल भाई, कमल भाई लोग गए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, पूछा कि तुमको मालूम है कि इस देश में एक पुनर्वास पुनर्निर्माण की नीति है जिसका नाम है नेशनल रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी 2007, यानी कि राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्निर्माण नीति 2007। वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछा, सुना है इस नीति के बारे में? बोले नहीं, मैंने तो नहीं सुना है। काहे का अफसर है? भारतीय प्रशासनिक सेवा का, देश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा का अफसर, उसको मालूम नहीं है कि इस देश में पुनर्वास की कौन सी नीति है, इस देश में पुनर्निर्माण की कौन सी नीति है, और कल परसों नहीं बनी नीति, 2007 से अस्तित्व में है। इतने दिन से लोगों का बेवकूफ बना रहे हो, कमेटी खेल रहे हो। कमेटी में जिन जनप्रतिनिधियों को रखा है वो प्रपोजल लेकर के आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि नहीं, इसके आधार पर तो नहीं होगा, उसके आधार पर तो नहीं होगा, तो किसके आधार पर होगा? एक नीति है इस देश में, नीति बनी है, बहुत व्यापक परिभाषा प्रभावित परिवारों की उस नीति में है, बहुत ही व्यापक परिभाषा है। तो उस नीति से जितना हो सकता है उस नीति के तहत किया जाना चाहिए, उस नीति के दायरे से जितनी चीजें बाहर हैं उनके लिए रास्ता निकाला जाना चाहिए। लेकिन रास्ता निकालेगा कौन? जिसको रास्ते का पता होगा। जिसको रास्ते का पता नहीं होगा वो कैसे रास्ता निकालेगा? तो हमारे पास होनी चाहिए थी राष्ट्रीय नीति, हमको ला करके आना है तो हम तो ले ही आएंगे, हम तो ढूंढ ही लेंगे कि क्या नीति है इस देश में, कौन नीति है। लेकिन तुम काहे बात के लिए कुर्सियां तोड़ रहे हो? तुम किस बात की तनख्वाह पाते हो? जब तुमसे आकलन नहीं बनता कि कितने परिवार प्रभावित हैं, उनका कितना पैसा खर्च होगा, कितना मुआवजा लोगों को मिलना है, उनके घरों के टूटने का क्या होना है, जब इसमें से तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम काहे के लिए हो? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तो लोगों के घरों में, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि लोगों के घरों में तो लिखा है नॉन यूजेबल, यानी कि ये इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इस तहसील में जो कोई काम नहीं हो रहा, इनके बस का कोई आकलन करना नहीं है, इनके बस का कोई असेसमेंट बनाना नहीं है, इनके बूते का नहीं है कि आकलन करके दें कि कितना राहत, कितना मुआवजा, कितना पैसा, कितनी जमीन कहाँ बसाना है। अगर ये कुछ भी नहीं बना सकते हैं तो यहाँ एक लाल चिट्ठी हम चिपकाएंगे कि यूजलेस है, किसी काम की नहीं है ये तहसील, यहाँ बैठने वाले अफसर किसी काम के नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं। इसलिए बस अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ काम कराने का जो तरीका है वो तरीका यही है कि हम यहाँ बैठे रहेंगे तो काम होगा। हम यहाँ खड़े होकर के ये बोलते रहेंगे कि भाई काम क्यों नहीं हो रहा है, तुम्हारे निकम्मेपन को हम क्यों बर्दाश्त करेंगे, तुम्हारी नालायकों को हम क्यों बर्दाश्त करेंगे, हमारा सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, हमारा जीवन भर की जमा पूंजी दांव पर लगी है, हमारे भविष्य का क्या होगा वो दांव पर लगा हुआ है। लोग आखिरकार कितने समय तक उन रिलीफ, तथाकथित रिलीफ कैंपों में रहेंगे? एक कमरे में 15-15, 16-16 लोग रह रहे हैं, राहत शिविर है वो। नवजात बच्चे, 2-2 महीने के नवजात बच्चों को लेकर के लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, वो राहत शिविर है, राहत मिलती है उससे। राहत शिविर नहीं है वो, आफत शिविर है वो, आफत के शिविर बना दिए गए हैं। तो 6-6 महीने तक लोग राहत शिविरों में नहीं रहेंगे,
तो ये समझ लो, ये प्रशासन को समझना चाहिए। हम यहाँ से साफ तौर पर कह रहे हैं, इस बात को समझ लो कि अभी जितने दिनों तक लोग आराम से बात कर रहे हैं उतने दिनों तक काम करो। जितने दिनों तक हम शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं उतने दिनों तक काम करो। ऐसा ना हो कि हम तो यहाँ बैठे रहें लेकिन तुम्हारा यहाँ घुसना हम मुश्किल कर देंगे, तुमको यहाँ घुसने नहीं देंगे इस तहसील के भीतर। अगर राहत पुनर्वास पुनर्निर्माण की नीति पर ठोस रूप से काम नहीं हुआ, तुमसे नहीं हो रहा है पूछो, हम बताएंगे, लेकिन ऐसे करके नहीं चलेगा। तो इसलिए यहाँ बैठ करके ही इनसे ये कराना होगा, वरना आप अगर यहाँ नहीं बैठेंगे, ये दबाव नहीं बनाएंगे तो आप तय समझिए कि लोग 6-6 महीनों से सालों साल से पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की दृष्टि कभी तो उन पर पड़ेगी, और सरकार की दृष्टि उन तक नहीं जा रही है। वो इसी चक्कर में है, उनको लगता है कि एक दिन लोग थक करके घर चले जाएंगे। तो ये हमारे सामने चुनौती है कि देखते हैं हम ये जो नाकारा निकम्मों की फौज बैठी हुई है, इससे हम काम कराते हैं या ये फौज हमको थका सकती है। ये चुनौती है, ये मुकाबला है, और इस मुकाबले में हमारी एकता, एकजुट होकर के लड़ने की जो हमारी क्षमता है वही हमको जीत दिला सकती है, वही हमारे राहत का इंतजाम कर सकती है, वही हमारे पुनर्वास का इंतजाम कर सकती है, वही हमारे पुनर्निर्माण का इंतजाम कर सकती है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए हम सब लोग मिलजुल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हम इन ऐसे लोगों से भी काम करा करके दिखाएंगे, इस राज्य के भीतर मिसाल कायम करेंगे कि जो अफसर किसी काम कौड़ी के नहीं थे, किसी लायक नहीं थे, उनको भी हमने काम करा करके दिखाया। हम उनसे भी काम कराएंगे, हमारी एकजुटता ये काम कराएगी, इस उम्मीद के साथ कि हम अपने लिए नए जोशीमठ के निर्माण का रास्ता खोलेंगे, नए जोशीमठ बनाएंगे, इससे बेहतर जोशीमठ बनाएंगे। इस उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। संघर्ष